हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1986 में आई हॉरर एंथोलॉजी डेड टाइम स्टोरीज का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेफरी डेलमैन और ये उनकी डेब्यू मूवी थी एज डायरेक्टर। इसका एक और नाम है फ्रीकी फेरी टेल्स, क्योंकि इसमें 3 फ्रीकी स्टोरीज हैं जो बेस्ड हैं फेरी टेल्स पर। डेड टाइम स्टोरीज के नाम से मैं पहले भी एक मूवी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वो अलग है और ये अलग, बल्कि ये ज्यादा बेस्ट है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक घर में और हमें किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जो भारी सांसें भरते हुए ऊपर जा रहा है। वो पहुंच जाता है एक रूम तक जिसमें से कुछ आवाज आ रही थी, क्योंकि अंदर ब्रायन नाम का बच्चा बेड पर कूद रहा था और उसे सुलाने आया है उसका अंकल माइक। ब्रायन कहता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो मुझे खा लेगा, इसलिए मैं नहीं सो रहा, जो कि हर एक बच्चा कहता है। माइक उसे बेड में टक इन करके जा रहा था, तब वो कहता है कि आप मुझे मॉम की तरह कहानी सुनाओ, तब मैं सोऊंगा। उसकी जिद के आगे माइक को झुकना पड़ा। वो कहानी सुनाने के लिए तैयार था, लेकिन ब्रायन को कोई रेगुलर कहानी नहीं सुननी। उसे चाहिए कुछ अलग जो माइक खुद मौके पर बनाकर सुनाए। माइक इसमें माहिर है, इसलिए वो कहानी शुरू करता है जिसका नाम है पीटर एंड द विचेस। ये कहानी है पीटर नाम के लड़के की जो कि अकेला और गरीब था, इसलिए 2 विचेस ने उसे खरीद कर अपना गुलाम बना लिया। ये विचेस है फ्लोरिंडा और हैनागुल। फ्लोरिंडा काफी रहमदिल है, जबकि हैनागुल है पूरी खड़ूस। वो पीटर को टाउन में भेज देती है ताकि ये चर्च में जाकर वहाँ के प्रीस्ट को फंसाकर यहाँ पर ले आए। काम आसान करने के लिए उसने एक काढ़ा भी दे दिया जिससे प्रीस्ट इसके वश में हो जाएगा। 2 सुंदर लेडीज का झांसा देकर पीटर प्रीस्ट को फंसाकर ले आया। उन दोनों ने काफी दूर से इन्हें सूंघ लिया था और जैसे ही प्रीस्ट अंदर पहुंचा उसे मिली 2 सुंदर लेडीज और अच्छा खासा प्रोग्राम। वो इसका पूरा फायदा उठाने लगा, लेकिन ये सब है उनका मायाजाल। असलियत क्या है वो दिखाई दे रही है पीटर को, प्रीस्ट को नहीं दिख रही उस काढ़े की वजह से। खैर, इस रूप में भी आप साफ बता सकते हो कि फ्लोरिंडा कौन है और हैनागुल कौन। खैर, झांसे में लेकर उन्होंने प्रीस्ट का एक हाथ चेन में बांध दिया और दूसरे पर लगा दिया एक लेप, जिससे अपने आप उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया आगे बढ़कर। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आप खुद ही देख लो। वो तड़प रहा था तो फ्लोरिंडा ने सर पर मारकर उसे बेहोश कर डाला। इसके बाद कार्यक्रम बढ़ा आगे। काली बिल्ली का दिमाग, ईल का दिल एक लिक्विड में मिलाकर फ्लोरिंडा ने एक मिक्सचर तैयार किया और उसे डाल दिया उस कटे हुए होली हाथ पर, क्योंकि इन्हें पता लगाना है अपनी बहन मगोगा का। यह हाथ इन्हें गाइड करेगा, क्योंकि इन्हें दिशा पता नहीं। खैर, हाथ ने दिशा बता दी, इसलिए वो तीनों उसी तरफ चल दिए और कुछ देर बाद वो पहुंच गए सही जगह पर, क्योंकि वहां जमीन पर कंकाल पड़े थे और फांसी लगा हुआ एक आदमी भी लटका हुआ था जो है डायरेक्टर जेफरी डेलमैन। वहां पर एक तहखाने का दरवाजा छुपा हुआ था जिसे हैनागुल ने ढूंढ लिया। फ्लोरिंडा और पीटर काफी ट्राई करते हैं, लेकिन उन दोनों से वो नहीं खुलता। लेकिन हैनागुल ने एक ही बार में बड़ी आसानी से उसे खोल दिया, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जो इन दोनों में मिसिंग है, और वो है अक्ल। खैर, नीचे उन्हें मगोगा मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर दोनों ही खुश नहीं थी, क्योंकि वहां पर था सिर्फ उसका कंकाल और कंकाल में मौजूद उसका सड़ा हुआ दिल। दोनों चीज लेकर वो घर की तरफ चल दिए, क्योंकि अब आएगा अगला स्टेप। अब इन्हें मगोगा को फिर से जिंदा करना है, और ये सिर्फ एक खास फ्राइडे की रात को ही हो सकता है जो 37 साल में सिर्फ एक ही बार आती है, और किस्मत से वो रात है कल। उसके लिए इन्हें सामग्री चाहिए, एक जवान लड़की, और उसका बंदोबस्त भी पीटर को ही करना होगा, तभी तो इसे खरीदा गया। वो उसे नहला धुलाकर अच्छे से चमका देते हैं। पीटर को इनका किलिंग करना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो ठहरा गुलाम। फ्लोरिंडा के साथ वो पहुंच जाता है मिरांडा नाम की लड़की को फंसाने। उसे मिरांडा को बातों में लगाना था ताकि फ्लोरिंडा पीछे से आकर उसे बेहोश कर दे। अब बातें तो उसने छेड़ दी, लेकिन बातों बातों में दोनों एक दूसरे में खो गए और दोनों को ही प्यार हो गया। पहली बार पीटर को लगा कि वो इस लाइफ से बाहर निकलकर एक अच्छी लाइफ बसा सकता है, लेकिन तभी फ्लोरिंडा ने आकर उसका सपना तोड़ दिया। मिरांडा को वो ले आए अड्डे पर, जिसमें रात हो गई। अब ये इसकी जान लेंगे, तभी इनकी बहन को जान मिलेगी। लाइफ के बदले लाइफ वाला हिसाब है। मिरांडा को मारने के बाद ये इसका एक एक बॉडी पार्ट भी निकाल लेंगे, जो कभी आगे किसी काड़े में काम आएगा। खैर, अब टाइम आ चुका था उसकी जान लेने का, लेकिन पीटर के मन में कुछ और था। वो उनसे चाकू मांगता है खुद मिरांडा को मारने के लिए, लेकिन हैनागुल अलाउ नहीं करती। फिर भी फ्लोरिंडा ने उसे मौका दे दिया, क्योंकि वो है दरिया दिल। एक स्पेल पढ़ के हैनागुल ने अपनी बहन के दिल पर कुछ डाला, जिससे उसका दिल फिर से धड़कने लगा। फिर उस दिल को फिट कर दिया उसके कंकाल में, जिससे उसकी बॉडी फिर से रूप लेने लगी। और ये प्रैक्टिकल इफेक्ट्स कितने ज्यादा बेस्ट हैं, ये आप तभी जान पाओगे जब खुद ये सीक्वेंस देखोगे। मगोगा वापस आ चुकी थी, अब बस चाहिए थी एक लाइफ। पीटर ने मिरांडा की गर्दन पर चाकू रख दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने चाकू फेंक कर मारा सीधा हैनागुल के माथे में, जिससे वो मर गई। फ्लोरिंडा इससे भड़क गई थी, लेकिन मगोगा को लाइफ मिल चुकी, भले उसकी बहन की सही। फ्लोरिंडा पीटर को मार देती, लेकिन सही टाइम पर मिरांडा ने उसे बचा लिया फ्लोरिंडा को मारकर। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन हम देख पाते हैं कि मगोगा भी वहां से भाग निकली।
ऐसे भागते हुए वो फंस जाते हैं एक पहाड़ी दरार के बीच में और वहाँ पीटर को दबोच लेती है क्राइम मास्टर मगोगा। लेकिन क्योंकि अभी उसकी बॉडी नई थी इसलिए पीटर ने हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया और वो फिर से बदल गई कंकाल में, लेकिन दिल अभी जिंदा था। वो उसके मुंह पर चिपक गया तब मिरांडा ने चट्टान पर उसे दे मारा और दोनों हैप्पीली वहाँ से निकल गए। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई, लेकिन ब्रायन निराश था। हैप्पी एंडिंग उसे नहीं चाहिए। तब अंकल माइक ने एंडिंग बदल दी कि मगोगा ने उन दोनों को मार डाला और अब जाकर ब्रायन को चैन मिला। इस टेल से हम सीख सकते हैं कि हमेशा वही करो जो आपके दिल को ठीक लगे, इससे पहले कि देर हो जाए। दूसरों के दिमाग से मत चलो। खैर अब माइक वापस चला गया, लेकिन ब्रायन अब भी नहीं सोया। हम इसके रूम में क्लासिक किंग कॉन्ग की फोटो भी देख पाते हैं और ब्रायन अपने रूम को अच्छी तरह देख रहा था ताकि उसे मॉन्स्टर दिख जाए, लेकिन उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। तब उसने फिर से अंकल माइक को ऊपर बुलाया ये बताने के लिए कि मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। उसे एक और कहानी सुननी थी और वो भी लिटिल रेड राइडिंग हुड, जिसे माइक सुनाएगा अपना टच देकर। इसका नाम है लिटिल रेड रनिंग हुड। ये कहानी है जवान लड़की रेचल की, जो कि स्कूल से वापस आकर इमेजिन कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग को। तभी उसकी मॉम कहती है कि अपने ग्रैंडमा के घर जाओ उनकी दवाई लेकर। ये सुनकर वो अपना रेड जॉगिंग सूट पहनकर चल दी रेडवुड रोड पर। तभी ब्रायन का दिमाग सटक गया क्योंकि माइक लड़की के बारे में बताया जा रहा है, भेड़िए का कोई जिक्र इसने किया नहीं। तब वो जिक्र करता है विली का, जो एक मेडिकल शॉप पर पहुंचता है स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए, वो भी 2 नंबर में। तभी वहाँ आ जाती है रेचल अपनी ग्रैंडमा की दवाई लेने, जो पहले से पैक थी रेड बैग में, और सेम ही बैग में दवाई मिली विली को। अब दवाई उठाकर वो सीधा पहुंच जाती है अपनी ग्रैंडमा के घर। ऐसा होना था लेकिन हुआ नहीं क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था ग्रेग के साथ, अपनी ग्रैंडमा को दवाई देने से भी ज्यादा जरूरी। उधर विली घर जाकर पैकेट खोलता है तो उसमें कोई और ही दवाई मौजूद थी। वापस शॉप पर जाकर उसे पता चलता है कि इसके वाला पैकेट मिल गया रेचल को और रेचल वाला मिल गया इसे। अब इतना तो तय है कि आज रात रेचल की ग्रैंडमा चैन की नींद सो पाएगी अगर वो दवाई डिलीवर कर दे तब, क्योंकि ग्रेग उसे लेकर पहुंच चुका है जंगल में मौजूद एक कैबिन में। इधर विली उसकी ग्रैंडमा का एड्रेस लेकर वहां पहुंच गया क्योंकि किसी भी हाल में इसे रात तक वो दवाई चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो उसकी ग्रैंडमा से रेचल के बारे में पूछता है लेकिन वो मना करके वापस चली गई। विली काफी ज्यादा हाइपर हो रहा था, जिसे देखते हुए उसने क्लेवर उठा लिया और तब जाकर वो घर से दूर हटा। उधर वो दोनों कार्यक्रम में लगे हुए थे और इधर वेट करते करते रात हो गई। जैसे ही चांद निकला विली अपना आपा खोने लगा क्योंकि अब ये बदल रहा है एक वेयरवुल्फ में। ऐसे बदलते हुए वो जंगल में भाग गया। इधर ये दोनों वापस चलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बाहर कोई आ गया और वो था केयरटेकर, जिसने दोनों को भगा दिया। इधर ग्रैंडमा अपने सिल्वर चाकू को साफ कर रही थी केक काटने के लिए कि तभी वहां आ गया विली। उसने जल्दी से बैक डोर लॉक कर दिया, इसलिए वो बाल बाल बच गई, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर तक, क्योंकि दरवाजा तोड़कर उसने ग्रैंडमा को दबोच लिया। तभी वो दोनों भी आ गए और ग्रेग को बाहर छोड़कर रेचल अकेली अंदर गई, जहाँ पर विली उसकी ग्रैंडमा को खा रहा था। उसकी आहट सुनकर वो भाग गया बाहर, जहाँ उसके हाथ लग गया ग्रेग, या फिर कहूं के पंजे। अपनी ग्रैंडमा की लाश देखकर रेचल जल्दी से पुलिस को बुलाने के बजाय बुला रही थी एम्बुलेंस, और तभी वहां आ गया भेड़िया। वो रेचल के ऊपर झपट पड़ा, लेकिन वो फाइट बैक कर रही थी और इसी बीच उसके हाथ लग गया वो साफ सुथरा सिल्वर चाकू, जिसे उसने भेड़िए के गले में घुसा दिया। मौके पर ही वो मारा गया और फिर से आ गया अपने असली रूप में। हम देख पाते हैं कि ग्रैंडमा अब भी जिंदा थी, इसलिए उसे ले जाया गया हॉस्पिटल, जहां उसे होश आया। और क्योंकि ब्रायन को हैप्पी एंडिंग नहीं पसंद, इसलिए रेचल को शॉक लगा क्योंकि अब उसकी ग्रैंडमा बदल रही थी भेड़िए में, क्योंकि कर्स पास ऑन हो चुका। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने गोल से भटकना नहीं चाहिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से। अगर रेचल सीधा ग्रैंडमा के घर जाती तो बात कुछ और होती। विली को दवाई मिल जाती और पूरी रात वो आराम से सोता, जिससे किसी की भी जान न जाती। खैर ब्रायन तो बीच में ही सो चुका था, इसलिए माइक वहां से चल दिया, लेकिन उसके जाते ही वो फिर से जाग गया डर के मारे। वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर माइक वापस आया और इस बार तो वो भी गुस्सा हो चुका था। वो उसे पूरा रूम दिखा देता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। तब ब्रायन कहता है कि एक आखिरी कहानी सुनाओ, वो भी गोल्डीलॉक्स वाली। उसकी जिद के आगे फिर से माइक को झुकना पड़ा और इस कहानी का नाम है गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स। ये कहानी एक फैमिली की जिसमें है पापा बेयर, मामा बेयर और बेबी बेयर, जो कहीं से भी बेबी नहीं लगता। एक दिन वो तीनों पागल खाने से भाग निकले और चल दिए अपने पुराने घर की तरफ, जो कि है एमिटीविल में। एमिटीविल का घर बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है। इस पे मूवीज भी कई सारी बन चुकी। खैर फिलहाल उस घर में रह रही है गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की, जिसके पास साइकिक पावर्स हैं, जिनसे वो लड़कों को फंसा कर मार देती है और पूरा घर उसके विक्टिम्स की लाशों से भरा पड़ा है। वो न्यूज़ देखती है तो उसे पता चलता है कि 3 पागल भाग निकले, जिन्हें 4736 साल की सजा हुई थी, और हमें पता चलता है कि ये खुद भी भागी थी पिछले हफ्ते। टीवी के थ्रू वो पूरा स्टूडियो हिला देती है, इसकी पावर्स इतनी ज्यादा हैं। इधर रास्ते में इस फैमिली ने चोरी भी कर ली और जो भी इनके रास्ते में आया उसके हाथ पैर टूट गए।
वो आकर रुके सीधा अपने घर जब गोल्डीलॉक्स शावर ले रही थी। वो देखते हैं कि उन तीनों के ही बेड पर कोई सोया था। पापा बेयर बाथरूम में जाता है तो उसे गोल्डी मिल जाती है जो कहती है कि क्या तुम्हें चाहिए थी जेनेट ली। रेफरेंस दे रही है साइको मूवी के शावर सीन का जिसमें थी जेनेट ली, जेमी ली कर्टिस की मॉम। गोल्डी उन तीनों को पसंद आई इसलिए वो बन गई उनकी नई फैमिली मेंबर। अब उन्हें वो बेटी मिल गई जो कभी उनके पास नहीं थी और गोल्डी को मिल गए वो पेरेंट्स जिन्हें उसने खुद ही मारा था। जब गोल्डी बाहर अपने विक्टिम्स की बॉडीज काट रही थी तब बेबी जाकर उससे चिपक गया, इसलिए गोल्डी ने अपनी पावर का यूज करके एक पेड़ उसके सर पर दे मारा जिससे वो जमीन में घुस गया और इससे उसका प्यार और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा ही पार्टनर तो गोल्डी को चाहिए था। इसके बाद पूरी फैमिली बैठकर पॉरेज खा रही थी जो उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए सब पिज्जा खाने चल दिए और तभी वहां आ गई दो फोर्सेस, स्टेट और टाउन पुलिस, एक गोल्डी को पकड़ने और एक फैमिली को। दोनों घर के अलग अलग साइड पर थे और धोखे में आकर दोनों ने एक दूसरे पर ही फायरिंग शुरू कर दी जिसमें कई ऑफिसर्स मारे गए। इसी बीच घर में रखा बॉम्ब भी गोली लगने से फट गया। अब घर ही नहीं बचा तो उन्हें लगा कि वो चारों मारे गए और ये न्यूज वो चारों भी देख रहे थे। अब ये फ्री हो चुके हैं, इनके पास जीने के लिए न्यू लाइफ है। इसके बाद वो सब तो आराम से जिए लेकिन जो उनके सामने आया वो नहीं। इसी के साथ ये टेल भी एंड हो गई। इसमें ये सीख थी कि जो कोई सोसाइटी के लिए वियर्ड है क्या पता वो दूसरे वियर्ड के लिए खजाना हो। खैर आखिरी स्टोरी सुनाकर माइक चल दिया और अब चाहे कुछ भी हो जाए ये वापस नहीं आएगा। ब्रायन अब भी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था और इस बार उसने चेक किया ऊपर तो मॉन्स्टर उसे वहीं पर चिपका हुआ मिल गया। इतनी देर से यहीं पर था किसी ने देखा ही नहीं। ब्रायन चिल्लाने लगा लेकिन इस बार माइक ऊपर नहीं आया, इसलिए वो मॉन्स्टर ब्रायन को खा गया क्योंकि आपको पता है कि ब्रायन को हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं। इसके साथ ही मूवी एंड हो गई। तो इसे कहते हैं एक अंडररेटेड मूवी। सच में आप मुझे कोई एक कमी बताओ जो आपको इसमें दिखाई दी। कोई कमी है ही नहीं, लेकिन क्या कोई इसे जानता है? स्टोरीज, कॉमेडी, इफेक्ट्स और हॉरर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इसे देखकर कोई बोर हो ही नहीं सकता। ये एकदम परफेक्ट पैकेज है और ना जाने ऐसे कितनी मूवीज हैं जो प्योर जैम है लेकिन कहीं गुम है। 200 से ज्यादा तो मैं अब तक ला चुका हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बजट इसका किसी को नहीं पता लेकिन कमाई इसने की थी $2.7 मिलियन की। फर्स्ट टेल में कई सारे गोर सीन्स को काटा गया ताकि इसे आर रेटिंग मिल पाए। इसमें सारे इफेक्ट्स कैमरा के सामने किए गए यानी कि प्रैक्टिकल थे। फर्स्ट टेल के कई सारे सीन डायरेक्टर जेफरी डेलमैन के बैकयार्ड में शूट हुए थे। मामा बेयर यानी कि मेलिसा लियो को वो बल्कि ऑरेंज स्वेटर पहनना पड़ा था ताकि उनके हाथ पर लगा प्लास्टर छुप सके क्योंकि शूटिंग स्टार्ट होने से पहले उनका हाथ टूट गया था। फर्स्ट टेल में पीटर लंगड़ा के चल रहा था और वो रोल के लिए नहीं बल्कि एकदम रियल था क्योंकि शूटिंग स्टार्ट होने से पहले स्कॉट वैलेंटाइन को एक ट्रक ने उड़ा दिया था। केविन हैनन ने स्पेशली अपना हेड शेव किया पापा बेयर के रोल के लिए और उनकी परफॉर्मेंस इंस्पायर्ड थी विलियम हिकी से। थर्ड टेल की शूटिंग के दौरान मेलिसा लियो, केविन हैनन और जेफरी डेलमैन तीनों एक साथ उसी घर में रह रहे थे जो उस टेल में दिखाया गया और कुछ सालों बाद वो घर सच में जल गया था। सेकंड टेल पहले फर्स्ट टेल होने वाली थी और फर्स्ट टेल होने वाली थी एक फुल मूवी। थर्ड टेल में जो पुलिस वाले दिखाए गए वो सब असली पुलिस वाले थे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से और उन सब ने अपना असली गियर यूज किया। प्रोडक्शन मिसहैंडल होने की वजह से उन सबको पैसे नहीं दिए, इसलिए उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। फिल्म के आखिर में जो मॉन्स्टर दिखाया जाता है वो एक बच्चे की ड्राइंग पर बेस्ड था जिसे डायरेक्टर जेफरी जानते थे। अंकल माइक और जेफरी दोनों रियल लाइफ में दोस्त थे। रेचल और गोल्डीलॉक्स यानी कि निकोल पिकर्ड और कैथरीन डिप्रूम दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और इनमें से अपनी फेवरेट टेल भी जरूर बताना। मेरी होगी फर्स्ट वाली लेकिन क्रिएटिविटी के हिसाब से होगी सेकंड। और बाकी आपको पता ही है कि अगली एंथोलॉजी चाहिए तो 1000 कमेंट्स कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको अपना गुलाम बना सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।